हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत इजी है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में डिस्कस करा था। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पर मैं यहाँ पर दे दूंगा। इसके अलावा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को एक इमेज के साथ। ये इमेज है क्या? इस इमेज की अगर आप खास बात देखोगे बच्चों, तो आप देखोगे कि गाड़ी तो है लेकिन इसमें दो स्टीयरिंग्स हैं, दो हैंडल है ना। तो जनरली एक ही स्टीयरिंग होता है, लेकिन दो का क्या काम है? तो ये अगर आप देखोगे, एक गाड़ी डिपिक्ट करती है जर्मन गवर्नमेंट को, एक जर्मन सरकार जिसको चलाने वाले दो लोग हैं। ऐसा कैसे? ऐसा हुआ था 2005 में, जब जर्मनी में दो अपोजिशन पार्टीज ने, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन लोगों ने पार्टनरशिप करी थी, कोalition बना लिया था सरकार को चलाने का। आप ये समझो, ये दोनों पार्टीज टोटली अपोजिट थी आइडियोलॉजी में। जैसे बीजेपी और कांग्रेस हैं अपोजिट, वैसे ये दोनों पार्टीज भी टोटली अपोजिट थी। और इन्होंने एक कोalition बना लिया था। कोalition समझते हो ना? काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टनरशिप, पॉलिटिकल पार्टनरशिप टू रूल द कंट्री और टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। वो पार्टनरशिप बना दिया। अब हुआ क्या इससे दिक्कत ये हुई, ये दोनों थे तो अपोजिशन में, तो कोई एक कॉमन, कभी भी कोई पॉलिसी पास करनी होती या कोई भी कॉमन डिसीजन लेना होता, उस पर कोई कॉमन डिसीजन नहीं ले पाते थे ये, क्योंकि दोनों टोटली अपोजिट थे। तो इसीलिए ये एक बंदा बोलता लेफ्ट तो दूसरा बोलता राइट, है ना। तो इसीलिए ये दो स्टेयरिंग दिखाता है कि दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशन ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर। हमेशा ऑपोजिट थे, जैसे कि दुश्मन हो। ठीक है, दैट्स फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, ये इस बताता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और मेरा नाम है सुमित बोरा। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बच्चों देखो, इससे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि पावर शेयरिंग श्रीलंका में कैसे हुई, है ना, बेल्जियम में कैसे हुई। अभी हमें पढ़ना है कि पावर शेयरिंग करें तो आखिर करें क्यों। भैया करें तो आखिर करें क्यों, काहे, किस लिए पावर शेयरिंग जरूरी है? तो पहला तो इसका रीजन हो जाता है दैट पावर शेयरिंग इज गुड। यहां देखिएगा जरा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्या मतलब इसका? इसका यह मतलब है, हर देश में अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, रिलीजन, संप्रदाय यानी कम्युनिटी, अलग अलग रेस, जेंडर के लोग रहते हैं। अगर आपने इन सब के बीच में पावर शेयरिंग नहीं करी तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई झगड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पावर शेयरिंग करना जरूरी है, उनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना जरूरी है। उनको भी तो लगना चाहिए कि सरकार उनकी भी सुन रही है, उनको भी तो लगना चाहिए कि उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है सरकार में। तभी तो इतना रिजर्वेशन वगैरह देना पड़ता है ना। समझते हो नहीं समझते हो? ठीक है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कि भैया देश में सरकार उथल पुथल ना हो जाए, सर श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए, इसलिए पावर शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, किसी भी देश में ऑब्वियसली जो वर्ग होते हैं, सोशल वहाँ की सोसाइटी होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होगा मेजॉरिटी में, कोई ना कोई तो मेजॉरिटी में होगा ना बच्चों, खुद सोचो, कोई ना कोई तो मेजॉरिटी में होगा। एक होगा मेजॉरिटी में और एक होगा माइनॉरिटी में। हो सकता है रिलीजन के बेसिस पर हो सकता है आपका कम्युनिटी के बेसिस पर हो, लैंग्वेज के बेसिस पर हो। ये लिखा थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है। माइनॉरिटी में कोई होगा मेजॉरिटी में तो कोई होगा माइनॉरिटी में। तो जब अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल, यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी सोचती है, वो सारी की सारी माइनॉरिटी पर थोपने लगोगे, तो उससे सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। सो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in short run, but in the long run
इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। इससे देश में दंगे हो जाते हैं, इससे देश में यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि पावर शेयरिंग करना, आप किसी को अगर आप दूसरे किसी लोअर कम्युनिटी को, वीकर कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देते हो, डिसीजन मेकिंग में उनको आगे बढ़ाते हो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Tyranny of the majority is not oppressive for the minority. It often ruins the majority as well. अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी, टायरनी का मतलब होता है एक तरीके से अत्याचार, अत्याचार मतलब परेशानियां देना, ठीक है, परेशान करना। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी प्रकार से माइनॉरिटी को ऊपर अत्याचार करेगी तो उससे सिर्फ माइनॉरिटी का ही नुकसान नहीं होगा, मेजॉरिटी का भी नुकसान होगा। जब आप समझो, जब बोलते ना कि भैया कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसका असर बाकी की बिल्डिंग्स पर भी आता है, दरार वरार पड़ जाती है। वैसे ही है कि भैया अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी तो माइनॉरिटी का मेजॉरिटी पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि देश में अशांति फैल जाती है, दुख फैल जाते हैं, परेशानियां फैल जाती हैं, है ना। इसलिए हमारा काम ये होना चाहिए कि सब लोग आपस में समभाव मिल के खुशी प्रेम पूर्वक रहें, राइट। देयर इज अ सेकेंड एंड डीपर रीजन। ये हो गया पहला रीजन, ओके गाइस, दैट पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है दैट द डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये दूसरा एक मॉरल रीजन है। क्या मतलब? किसी भी देश में डेमोक्रेसी की आत्मा है तो वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बचेगी ही तब, आई मीन डेमोक्रेसी बचेगी ही तब जब देश में पावर शेयरिंग होगी। देश में पावर शेयरिंग होगी तब डेमोक्रेसी बचेगी, वरना डेमोक्रेसी टिक नहीं पाएगी। वो डेमोक्रेटिक रूल, क्या डेमोक्रेटिक रूल जिसमें बाकी सभी लोगों को इक्वलिटी, इक्वल लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, किसी को राइट्स नहीं मिले। सो अब डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, यानी जिन पर रूल चलेगा उनको पावर मिलना जरूरी है। कैसे पावर मिलती है? पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों से पूछा जाना चाहिए। एक ये भी तो एक पावर शेयरिंग है, जब लोगों के पास राइट है कि किस सरकार को चूज किया जाए, ठीक है। तो एक अच्छी सरकार, एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार वही होती है जिसमें पावर शेयरिंग होती है, जिसमें इन विच अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन सिस्टम। बात समझे? बात समझे कि भैया जब सिटीजन्स को भी डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग में, उनके राइट्स वगैरह में, है ना, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है सरकार में, तो ये पावर शेयरिंग एक तरीके से क्या हो गई? एक अच्छी सरकार, देखो सरकारें अलग अलग तरीके की होती हैं, एक अच्छी सरकार वही जिसमें पावर शेयरिंग होगी। तो पहला तो हो गया प्रूडेंशियल रीजन, यानी काइंड ऑफ ना कैलकुलेटिव वाला प्रैक्टिकल रीजन है पहला वाला, जिसको वेल थॉट रीजन है कि पहला जो रीजन है कि पावर शेयरिंग इज गुड क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते हैं। दूसरा मॉरल रीजन है कि पावर शेयरिंग करोगे तो डेमोक्रेसी बचेगी, नहीं करी तो डेमोक्रेसी क्या वैसी नॉर्मल गवर्नमेंट चलेगी। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, while moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable। दूसरा रीजन ये बताता है कि भैया पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, मॉरल रीजन, क्योंकि अगर करोगे तो डेमोक्रेसी बचेगी देश में, नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। पहला बताते हैं पावर शेयरिंग करोगे तो प्रैक्टिकल रीजन है पहला वाला, कि वो बताता है कि भाई पावर शेयरिंग करोगे तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, है ना, समझे, ऐसा वाली बात है। ये हो गया वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ही आ गया, इसका आंसर हो गया वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। सिंपल है ना। अब देखो ये एनेड स्टडीड इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नदर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। Many French speaking students in her school want the medium of instructions to be French. Selvi, ये तुम्हारे वहाँ की बताते हैं। Selvi studies in school in northern region of Sri Lanka. All students in her school are Tamil speaking. They want the medium of instruction to be Tamil. So if the parents of Annette and Selvi were to be approached respective government to realize the desire of the children, who is more likely to succeed and why? Obviously, बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग का सिस्टम था उसमें
ये एनेट के पेरेंट्स सक्सीड करेंगे, क्योंकि बेल्जियम का पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स द फ्रेंच लैंग्वेज। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में तो उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है ना। ये खलील्स डिलेमा है। ये भी एक पढ़ लो यार इसको, ये भी इम्पोर्टेंट ही है वैसे तो। ये कहानी है विक्रम और बेताल की। विक्रम वेताल आपने पता होगा या नहीं पता है, पता नहीं। वेताल विक्रम को एक स्टोरी सुनाता है ताकि वो उनको टाइम से सिटी में पहुंचना है, और वो बताता है कि वो सो ना जाए रास्ते में, ठीक है। तो क्या कहानी सुनाता है? इन द सिटी ऑफ बेरट वेयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। His parent came from different community. His father was Orthodox Christian, mother was Sunni Muslim. पिताजी क्रिश्चियन थे, मम्मी मुस्लिम थी. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. People from various communities that lived in Lebanon came to live in this capital, Beirut. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncle were killed in that war. तो कहते हैं कि भैया वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। कॉस्मोपॉलिटन मतलब यही होता है, अलग अलग नेशनैलिटी के, अलग अलग रीजन के लोग एक जगह पर आके रहते हैं। तो वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती है। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और सुन्नी मुस्लिम ने शादी करी थी आपस में, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बेरट में रहते थे, लेबनान की कैपिटल बेरट है। वहाँ सिविल वॉर भी हुआ, खलील के एक अंकल जी की डेथ भी हो गई उसमें। At the end of civil war, Lebanon's leader came together and agreed to some basic rules of power sharing. Among different communities, as per these rules, the country's president must belong to Maronite sect of Catholic Christian. कंट्री में ऐसा रूल बनाया गया कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होगा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी सुन्नी मुस्लिम। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर क्रिश्चियन एंड दैट ऑफ स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम। मतलब उन्होंने क्या करा, अलग अलग पोजीशन को अलग अलग कम्युनिटी को दे दिया। Under this pact, the Christian agreed not to seek French protection and Muslim agreed to seek unification with the neighboring state of Syria. Now, when the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. हुआ क्या, शुरुआत में समझ में आया, यहाँ पर उन्होंने डिवीजन ऑफ पोजीशंस कर लिया कि प्रेसिडेंट इसका बनेगा, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम्स का बनेगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन का बनेगा, स्पीकर ऐसा। शुरुआत में तो क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी में, सब क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों इक्वल नंबर में थे पॉपुलेशन में। जब ये चीज़ हुई, दोनों ने एग्री भी कर लिया, शांतिपूर्वक हो भी गया। लेकिन अब अगर हम देखें तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो चुके हैं। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन। खलील ऐसा कोई आम इंसान नहीं है, पॉपुलर मैन है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच, है ना। खलील की टॉप पोजीशन आउट ऑफ हिज रीच है, क्योंकि खलील डज नॉट प्रैक्टिस ईदर हिज फादर और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर। एथिस्ट है वो भाई खलील किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता। अब उसका क्या, वो तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट को क्रिश्चियन होना पड़ेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? He cannot understand why Lebanon can't be like other normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum vote become the president, no matter which community he comes from. खलील बोलता है कि भैया ऐसा बाकी देशों में तो क्यों नहीं है भैया, बाकी देशों जैसा लेबनान में क्यों नहीं है कि भैया सिंपली आप प्रेसिडेंट हो, आप इलेक्शन लड़ो, आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाहते हो तो किसी भी कम्युनिटी से आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, जो जीता वो सिकंदर। ये क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन कर रखा है? Why can't we do that like in other democracy of the world? He asked his elders. ये तो बेकारी बात है। The story was not finished, but they had reached the TV tower where they stopped every day. Vital wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. तो विताल ने क्वेश्चन पूछा विक्रम से कि भाई विक्रम तुम हमको ये बताओ, If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed by everywhere? जैसे कि क्रिश्चियन मुस्लिम्स में पोजीशन डिवाइड कर रखी है, or stick to the old rules or do something else? Vital did not forget to remind Vikram of their basic practice. If you have an answer in mind and yet do not speak, your mobile will freeze and so you will. तो वो बोलता है कि भैया अगर तुमने आंसर नहीं करा तो तुम्हारी बाइक भी फ्रीज हो जाएगी और तुम भी फ्रीज हो जाओगे। तो ऐसा बोलता है। तो भैया विताल को हेल्प करो इसके आंसर में, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है?
दो कम्युनिटीज रहती हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी में हो चुके हैं, है ना, लेकिन क्रिश्चियंस भी डोमिनेट करते हैं वहां पर। तो क्या लगता है, दोनों के बीच में पैक्ट करो होना चाहिए ना, रिलीजियस पैक्ट होना चाहिए ना, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट एंड इक्वल नंबर्स, फिर जो जीता वो सिकंदर, है ना। क्या करना चाहिए तुम लोग सोचो ना, कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, बाकी लोग माइनॉरिटी में हैं, क्रिश्चियंस लोग माइनॉरिटी में हैं, तो कैसे वहां पर काम चलेगा। तो ये इस तरह की क्वेश्चंस ना आपकी केस स्टडीज में भी आ सकते हैं, और आपको सोचना भी चाहिए कि मान लो अगर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं और क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी में, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले पार्लियामेंट बनाई जाए, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स उसमें कर सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम में करा था, है ना। किसी भी स्टेट का यानी कंट्री का कोई भी नेशनल रिलीजन ना बनाया जाए, पॉलिसीज ऐसे बनाए जाएं ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और जो पोजीशन है पॉलिटिकल पोजीशन वो ऐसे बनाए जाएं ताकि कोई भी इंसान आके लड़ सके, उनमें कैंडिडेट खड़ा हो सके, फाइट कर सके, है ना। कुछ ऐसा करना चाहिए, राइट, ताकि इक्वलिटी मिले दोनों ही कम्युनिटीज़ को। तो आप भी थोड़ा सा इसमें सोच के बता सकते हैं, कमेंट में आप मेरे को आंसर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो ये समझ में आया, ये तो एक केस स्टडी टाइप हो गई। तो बच्चों ये बहुत छोटा है, एक तो हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, एक इमेज पढ़ी, अब हम लोग हमने इससे पहले वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और वो इमेज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये फिनाले हो जाएगा इसका। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर शेयरिंग कितने तरीके की होती हैं, कितने तरीके से पावर शेयरिंग हो सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेता हूँ, देख लो। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or group of person. पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि ऑल पावर्स, ये कंपैरिजन भी आ सकता ना कई बार कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में और पुराने जमाने में क्या फर्क था। पुराने जमाने तक का ये माना जाता था दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। राजा के पास या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर रहनी चाहिए। It was felt that if power is to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision. पुराने जमाने में यह माना जाता था कि अगर पावर को ज्यादा बांट दिया जाए, पार्लियामेंट की बात में बांट दिया जाए, तो लोग क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जो कि एक्चुअल में सही है। पार्लियामेंट में क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, ना ही उनको एनफोर्स कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नोशंस चेंज हुए डेमोक्रेसी के आने के बाद से, है ना। सो वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर होती है लोगों के पास। इन द डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. Everyone has a voice in shaping. ये तो वाली बात पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तुम लोग कि डेमोक्रेसी में सबके पास आवाज़ होती है, सबको वो करा जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये पुतिन और बुश है। जॉर्ज बुश अमेरिका का प्रेसिडेंट था, व्लादिमीर पुतिन को तो आप सभी जानते हो, रशिया का प्रेसिडेंट है। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इन्होंने डेमोक्रेसी की जो नकेल है, रस्सी है, उसको कस के पकड़ रखा है, देख रहे हो। वी गॉटा कीप द रेन टाइट, व्लादिमीर बुश बोलता है कि हमको अपना रूल को टाइटली पकड़ के रखना है ताकि हमारे हिसाब से चले। डेमोक्रेसी को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया गिविंग मोर पावर टू द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया। तो ये कार्टून ये दिखा रहा है कि वो डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, पुतिन और बुश, अपने अपने देशों में। तो आ जाते हैं आज की मॉडर्न फॉर्म में। देखो, पुराने जमाने में समझ में आ गया। पुराने जमाने में बच्चों पावर शेयरिंग होती तो थी, लेकिन कैसे होती थी? पावर शेयरिंग होती थी कि भाई आपको क्या करना था कि एक पर्सन के पास पावर होनी चाहिए, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बट मॉडर्न डेमोक्रेसी के लोगों का ऐसा मानना नहीं है। लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट सोच है। कैसे अप्रोच है? डिफरेंट। लुक एट इट। लोगों का यह मानना है that power is shared among different organs of government.
आज की डेट में पहला जो तरीका है पावर शेयरिंग का वो है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को शेयर करना, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पढ़ा था इससे पहली क्लासेस में, 8th क्लास में। लेजिस्लेचर यानी द वन हु मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव जो उसको इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो लॉ कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग ये सेम लेवल पर होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हो गई, लॉ बनाने का काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव यानी पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलए, एमपी और सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जुडिशरी लाइक कोर्ट, ये सारे बराबर लेवल पर हैं। इन सभी को इंडिपेंडेंटली कुछ पावर्स मिली हुई हैं। जैसे लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करने का, जुडिशरी का काम है उनको चेक करने का कि भैया जो लॉज हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हैं। तो जब सेम लेवल में पावर डिवीजन होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्रेट लाइन। जब सेम लेवल पर पावर शेयरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट सेम लेवल, एक ही लेवल पर पावर शेयरिंग हो रही है, अलग अलग लेवल पर नहीं हो रही है। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इससे ये होता है कि एक दूसरे को चेक करते हैं, ये ना लेजिस्लेचर चेक करता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी चेक करती है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर जुडिशरी को चेक करते हैं। ऐसा होता है कि पावर इक्वल होती है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो मम्मी और पापा के जैसा, एम फॉर मम्मी, पी फॉर पापा। घर में कुछ काम मम्मी करती हैं, कुछ काम पापा करते हैं, पावर दोनों के बीच में डिवाइडेड है। किसी के घर में घर के देख रेख पापा करते हैं और बाहर का काम मम्मी करती हैं, और किसी घर में मम्मी घर का काम करती हैं, पापा देख रेख करते हैं, या कुछ कुछ काम दोनों में बांटे होते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो मम्मी को चेक करते हैं पापा और पापा को चेक करती हैं मम्मी, ऐसा भी होता है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। वैसा ही सरकार में भी होता है, तभी सरकार चल भी पाती है, ठीक है। तो सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड कंट्रोल। अब सोच लो ना, कभी पापा ज्यादा ही उसमें आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ज्यादा ही खुल जाते हैं, अरे आज तो चलो हम अपने मन की करेंगे, आज तो हम बिल्कुल मान लो पिताजी बोलते हैं दारू पार्टी करेंगे, मम्मी उनको आंखें दिखाते हैं, अच्छा दारू पार्टी, तो पापा कंट्रोलर नहीं नहीं रुक जाओ, कहाँ दारू पार्टी, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ हो जाती है। वैसा ही ऐसा इसमें है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, एक दूसरे को चेक करते हैं, इसीलिए ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इससे ही बैलेंस बना रहता है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये लास्ट में देखो, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। एक सेकेंड, ये देखिए, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखते हैं। सो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट ईयर वी स्टडीड इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। करना पड़ता है ना, जैसे मोदी जी या कोई मंत्री लोग किसी प्रकार का डिसीजन ले लें तो उनको पार्लियामेंट को दे आर आंसरेबल, पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले सवाल उठाएंगे, है ना। तो ये चीज़ चेक होती है इस तरीके से। जैसे और क्या तरीके से चेक हो सकती है, ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव्स दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। जजेस को अपॉइंट करने वाले पीएम प्रेसिडेंट लोग होते हैं, लेकिन उनको चेक करने का काम कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक करने का काम जजेस करते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग इज हॉरिजॉन्टल, है ना। पावर शेयरिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जो तरीका होता है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल बोले तो डिफरेंट लेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
डिफरेंट लेवल हो गए ना, जैसे मान लो बैंक में जैसे मैनेजर होता है, फिर डिप्टी मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है ना, वैसे ही ये डिफरेंट लेवल्स हैं, होता है ना, ऐसा डिफरेंट लेवल्स। जैसे अगर आपकी फैमिली में देख लो तो पहले हो गए दादाजी, फिर पापा, फिर तुम, टी फॉर तुम, ठीक है, डिफरेंट लेवल। ओके, तो ये डिफरेंट लेवल है। सो a general government for entire country and government at the provincial or regional level, such a country is usually called federal government। ऐसे कंट्री को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है जिसमें जनरल गवर्नमेंट का मतलब था सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो पूरे देश के लिए सरकार होगी कि पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पर होती है। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और एक रीजनल गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। इन इंडिया वी रेफर टू जनरल गवर्नमेंट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के नाम, गवर्नमेंट के नाम डिफरेंट अलग अलग जगह में अलग अलग होते हैं। इंडिया में हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा ये, यस। in India we call them state government. This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state government. But in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. तो वैसे तो कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर ना स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया में तो भैया एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, बल्कि कुछ देश में तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि इंडिया में है। जैसे कि आप देखो, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जैसे, या स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक लोअर गवर्नमेंट भी बना देते हैं। जैसे इंडिया में हमने क्या कर रखा है, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत बना रखे हैं। तो पहले तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल, फिर हो गया स्टेट गवर्नमेंट का लेवल, और फिर हो गया आपका ये लोकल लेवल का गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं बात। तो ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल, इसको ना वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। जैसे ऊपर वाले को बोलते थे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटी हुई लाइन, वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन। सो लेट अस, ये इसमें हाँ ये मार्क करना भैया, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। बात समझ में आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं। इस तरीके से पावर डिवीजन को क्या कहते हैं, आपका वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। इसके अलावा जो होती है पावर शेयरिंग, वो होती है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। कैसे, एक देश में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। तो जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने क्या करा था, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर उन्होंने क्या करा, उन लोगों को, जैसे जर्मन स्पीकिंग को, जो लैंग्वेज के लोग कम हैं उस देश में, उनको भी पावर में पार्टिसिपेशन दे दिया। देखो, community government in Belgium is good example of this arrangement. In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in legislature and administration. कुछ देशों में तो क्या होता है, प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिसमें सोशली वीकर सेक्शन, विमेन, इनको लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में, डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मिल सके। इंडिया में पता है कैसे मिलता है, इंडिया में SC ST OBCs को मिलता है कैसे, पार्लियामेंट में, या क्या बोलते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रावधान है, प्रोविजन है। अभी रिसेंटली एक लॉ भी आया था ना कि वुमेन के लिए 33%, 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी लोकसभा में, वैसा ही, ताकि विमेन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए ना पार्लियामेंट में। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज। तो ये ऐसा क्यों करा जाता है, पावर अलग अलग लोगों के बीच में इसलिए शेयर करी जाती है ताकि अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके डिसीजन मेकिंग में।
इंडिया में इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू करा जाता है, ठीक है, ताकि किसी को भी ना एलिनिएशन की फीलिंग ना आए, यानी परायापन की फीलिंग ना आए अपने देश में, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक जस्टिफाइड शेयर देना है, किसमें, पावर्स में, गवर्नमेंट की पावर्स में। समझ में आया? और चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. Power sharing between various political parties, pressure group and movements. Political parties तो आपको पता है क्या होती है, pressure groups क्या होते हैं? pressure group को हिंदी में दबाव समूह कहते हैं। pressure groups क्या करते हैं, जैसे ऑल इंडिया टीचर्स यूनियन ले लो, या इंडियन मेडिकल काउंसिल ले लो, डॉक्टर्स का यूनियन, या बार काउंसिल, लॉयर्स का काउंसिल, ये प्रेशर ग्रुप है एक तरीके से। ये सरकार पर अपनी हिसाब से पॉलिसीज बनाने के लिए दबाव बनाते हैं, ताकि सरकार ना प्रेशर बनाते हैं कि मान लो सरकार ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो कि इनके खिलाफ है, इनके बोला कि डॉक्टर्स लोग ज़्यादा अब से टिकट, वो सॉरी, जो क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट स्लिप होती है, उसका जो उसका ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स को बोला ये तो नुकसान हो जाएगा उन लोगों को, तो उन लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन करना शुरू करा, ठीक है, ऐसा। या बैंकर्स को बोल दिया कि तुम्हारी अभी सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी भी गई, तो बैंकर्स ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे फिर प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। प्रेशर ग्रुप। मूवमेंट भी ऐसे ही होते हैं, रैलीज, प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी ना अभी रिसेंटली, वैसा। सो इस तरीके से वो लोग डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करती हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट? भाई पॉलिटिकल पार्टी तो हर इलेक्शन में बदल जाती है, कई बार वही आती है, कई बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। तो देखो ये ध्यान से सुनना, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। हमारे देश में इलेक्शन जब होता है, उस इलेक्शंस में क्या होता है, सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। होता है ना कि कभी कांग्रेस आए, कभी बीजेपी आए, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कभी कोई आए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्शन। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर कैसे जाती है? इलेक्शन के थ्रू। वरना तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है हमारे देश में, लेकिन इलेक्शन होते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी चांस मिलता है गवर्नमेंट की पावर्स लेने का। कई बार अलायंस बनते हैं, कोएलिशंस भी बनते हैं। अलायंस और कोएलिशन पता है ना, सरकार जब पार्टनरशिप करती है भैया रूल वूल करने के लिए या पोजीशन बनाने के लिए, है ना। सो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अच्छा अब जो लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। लाइक ट्रेडर्स का यूनियन, बिजनेसमैन का यूनियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इन लोगों का यूनियन। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, गवर्नमेंट पर अपने हिसाब से पार्टिसिपेशन करने के लिए इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रैलीज करते हैं। सो देखो, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committee or bringing influence on decision making process। ठीक है, तो क्या होता है कि ये लोग जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलाने के लिए क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, मूवमेंट्स करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 4 फॉर्म्स हो गए भाई, ठीक है। कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन में जो होता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन। वर्टिकल क्या होता है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। In my class school, the class monitor changes every month. Is that what you call power sharing arrangement? Yes, every individual is getting the chance to become a monitor. Power मिल रही है ना उसको monitor की. Yes, that's the change power sharing arrangement. तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर होता है ख़त्म।
कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। और मेरा शॉर्ट्स भी देखिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और बाकी कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई डाउट क्लियर करना है तो उसके लिए मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरा टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।